हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हियर। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। यानी कि जो आप ये रेड कारपेट देख रहे हैं, ये जो आप रेड कारपेट देख पा रहे हैं, तो ये जो रेड कारपेट है वो राज्यसभा में ही पाए जाते हैं। यानी कि जो अभी जो आप हाउस देख रहे हैं वो हमारी नई बिल्डिंग का है। और जो इससे पहले वाली बिल्डिंग जो कि अभी संविधान भवन हो चुकी है, वो जो बिल्डिंग है उसमें भी जो राज्यसभा थी उसमें रेड कारपेट ही यूज किया जाता है। यानी कि रेड कारपेट किसके लिए यूज किया जाता है? राज्यसभा के लिए यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखिए। यानी जब भी आप संसद टीवी पे डिबेट देखें या कभी आपको देखने को मिल जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोकसभा की डिबेट चल रही है या फिर राज्यसभा की डिबेट चल रही है। तो राज्यसभा देखिए, राज्यसभा जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है। ये कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा भी होगी। देखिए, ये अपर हाउस होता है, अपर हाउस रहता है। ये अपर हाउस को इसके अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं और स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। स्टेट ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो जरा समझते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका कंपोजिशन रहता है, किस तरीके से इसका इलेक्शन रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी, देखिए परमानेंट बॉडी का मतलब क्या होता है? इसका जो टाइम स्पैन होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल का होता है। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका बनेगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका यानी कि राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, वो पूरे 6 साल तक क्या करेगा? अपने टेन्योर को पूरा करेगा। ये परमानेंट बॉडी है। यानी कि जिस तरीके से आप लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं वैसे ही 6 साल में इस राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है परमानेंट बॉडी। ठीक है, टाइम स्पैन का 6 साल का होता है। और एक छोटी सी बात, यानी कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते रहते हैं? इसके रिटायर होते रहते हैं। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। यानी कि सपोज कर लीजिए कि अगर 120 मेंबर हैं तो इसका 1/3 निकालने जाएंगे तो आ जाएगा आपका 40। यानी कि 2 साल बाद 40 मेंबर्स क्या होंगे? इसके रिटायर हो जाएंगे। और इसके इलेक्शन भी तभी होते हैं जब इसमें वैकेंसी रहती है। यानी कि जैसे ही रिटायरमेंट शुरू, मतलब लगातार रिटायरमेंट होते रहते हैं, जैसे ही मेंबर की वैकेंसी आती है वैसे ही क्या होता है? इलेक्शन करवाए जाते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके देखिए, जो स्पीकर रहते हैं यानी कि जो चेयरमैन रहते हैं, उसको बोल जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो भी रहेंगे इंडिया के, वो क्या रहेंगे? इसके सिटिंग चेयरमैन होते हैं। सिटिंग चेयरमैन होते हैं। और उसके बाद बात करेंगे, एक डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन रहते हैं। यानी कि जब चेयरमैन नहीं होंगे तो क्या होगा? डिप्यूटी चेयरमैन चीज़ों को देखेंगे, मैनेज करेंगे। यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको प्रॉपर तरीके से ये यहाँ से देखते हैं। जरा समझ लीजिए, ये चेयरमैन और वाइस जो डिप्यूटी चेयरमैन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो चेयरमैन है और जो डिप्यूटी चेयरमैन है, देखिए ये मेंबर ऑफ हाउस नहीं होते हैं। यानी कि ये जो चेयरमैन होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ये मेंबर होते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह के प्रोसीडिंग में वोट नहीं कर सकते हैं। ये वोट कर सकते हैं, ये वोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन एक स्पेशल कंडीशन में वोट करते हैं। वो क्या होता है? यानी कि जैसे समझ लीजिए, किसी भी मुद्दे पे वहाँ वोट पड़ते हैं तो 2 वोट इधर मिलते हैं, 2 वोट इधर मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? यानी कि ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब दोनों तरफ वोटिंग की जो नंबर ऑफ वोट्स है वो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में चेयरमैन भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने के बाद पढ़ेंगे जो इसका कंपोजिशन है। कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ सीट्स। कंपोजिशन ऑफ सीट्स,
जैसे आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको, तो वैसे ही अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में किस तरीके से रहता है। तो पहले मैं बताऊंगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है इसकी वो 250 रहती है, यानी कि 250 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 238 स्टेट और यूटी से आते हैं। यूटी और स्टेट से कितने आते हैं? 238 आते हैं, और बच्चे 12। ये कैसे होते हैं? ये नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे क्या किया जाएगा? इनको नॉमिनेट किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एक स्टेटमेंट वाइज एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे पूछ लिया गया था, यानी कि जिन मेंबर्स को आप नॉमिनेट करेंगे उनकी कौन कौन सी फील्ड होगी। तो समझिए जरा कौन कौन सी फील्ड, यानी कि आर्ट की फील्ड से आ सकते हैं, यानी कि आर्ट में कुछ किया हो उन्होंने। आर्ट का मतलब वही कह सकते हैं कि तो कलाकार हो, गायक हो, म्यूजिशियन हो, कोई पेंटर हो, इस तरीके से आर्ट हो गया। लिटरेचर में कुछ किया हो, लेखक हो, कवि हो, इस तरीके से हो। उसके बाद साइंस में कुछ किया हो, यानी कि साइंस की फील्ड में कुछ भी किया हो, ऐसे सीवियर वन हो गए, इस तरीके से कुछ चीज़ें किसी ने की हो तो भी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट वाला आता है सोशल सोशल सर्विस। ठीक है। तो ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वहाँ पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नॉमिनेट किस कैटेगरी में किया गया है? आर्ट में किया गया है, लिटरेचर में किया गया है, साइंस में किया गया है, या फिर सोशल साइंस में किया गया है? अब क्रिकेट तो इसके अंदर है नहीं, सिंपल सी बात है, यानी कि आर्ट से वो आता नहीं है, लिटरेचर से आता नहीं है, साइंस आता नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोशल साइंस इसका सोशल सर्विस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए। जिसमें से मैं थोड़ा इसकी डिटेल बताता हूँ। इसकी डिटेल जो है, इसमें 225 स्टेट से आते हैं, 12 मैंने बताया नॉमिनेट होते हैं, यानी कि 8 जो हैं वो यूटी से आते हैं। ये हो गया 238, और बाकी बचे हुए 12 यहाँ से आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, यानी किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, यानी कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। उस स्टेट का एरिया कितना होगा इस बात से मतलब नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है उस बात से बिल्कुल मतलब रखा जाएगा। जैसे कि अभी आप समझ लीजिए, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यूपी के अंदर जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा, यानी कि 31 है। इतनी सीट्स किसी भी स्टेट में नहीं है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो मतलब गोवा समझ लीजिए। और भी हैं जहाँ पे सिर्फ एक सीट्स है, क्योंकि बताया ना मैंने आपको कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और यूपी कुछ अलग ही है, यानी कि यूपी जो है वो इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसका अलग ही केंद्र रहता है, क्योंकि यूपी में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट रहती हैं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स रहती हैं, तो फिर अलग चीज़ चलती है उत्तर प्रदेश में राजनीति के नज़रिए से। ठीक है, चलिए समझिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्शन की। देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके इलेक्शन की। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको, नो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इसमें आप और मेरे जैसे जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, नो डायरेक्ट इलेक्शन मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन कौन वोटिंग करता है? इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, जो स्टेट के इलेक्टेड, यानी कि ध्यान रखिएगा एमएलए करेंगे, जो एमएलसीज होते हैं, जो जिस भी स्टेट में एमएलसीज होते हैं वो वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड और इस तरह कोई भी एमएलए यानी कि असेंबली का मेंबर वो वोट नहीं कर सकता राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें किस तरीके से चलता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। ये बात ध्यान रखने वाली है बहुत ज्यादा, ट्रांसफरेबल वोट।
देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन तो नहीं कह सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यानी कि ये समझ लीजिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें भी जो वोट्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के और एमएलएस के, वो एक वोट नहीं, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक वोट करेगा तो वो काउंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक एक भी काउंट किया जा सकता है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से यहाँ पे एमएलएस के वोट डिसाइड होते हैं कि एक एमएलए ने जो वोट कास्ट किया है उसको एक काउंट किया जाएगा या फिर डबल काउंट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है यानी कि ये ऐसा एक वोट होता है जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से समझिए। देखिए, पहली बात तो समझना पड़ेगा आपको, ये बैलेट पेपर पे होता है, ईवीएम इसमें यूज नहीं होती है, बैलेट पेपर पे ये इलेक्शन करवाया जाता है। और इस तरीके से आपको एक दे रखा होता है बैलेट पेपर, ठीक है। मान लीजिए एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट, तीनों का नाम लिखा होता है। आपने फर्स्ट पे इसको लिख दिया, सेकंड पे इसे लिख दिया, थर्ड पे इसे लिख दिया। यानी कि आप क्या क्या करना, आप एक वोट नहीं दे रहे हैं, आप वहां पे अगर तीन कैंडिडेट हैं तो तीनों को वोट दे सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी। आपका मन है इसको 1 पे रख दिया, इसको 2 पे रख दिया, इसको 3 पे रख दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपकी जब बैलेट पेपर खोल के देखा जाएगा तो जो फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस पे रहेगा उसी को क्या करेंगे हम लोग, उसको आपका वोट माना जाएगा। तो सर समझ लीजिए, यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, ए बी सी, ठीक है। इनका एक बॉक्स है बैलेट पेपर का, इनका एक बॉक्स है बैलेट पेपर का, इनका एक बॉक्स है बैलेट पेपर का। तो इसे काउंट करेंगे, यानी कि अगर समझ लीजिए कि इस तरीके से चलता है, मालूम पड़ा कि इनको 20 वोट मिले हैं, इनको 20 वोट मिले हैं, इनको 10 वोट मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, 10 वोट जो इसे देखिए, वोट का यहाँ मतलब क्या है, वोट का मतलब यही है कि जो बैलेट पेपर मिला होगा कि जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ये रहे होंगे, यानी कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस में ये यहाँ पे रहे होंगे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो देखिए, ए और बी में टाई हो गई है और सी जो है बहुत पीछे रह गया, यानी कि सी जो है इसके सारे वोट निकाल लिए जाएंगे यहाँ से, इसके सारे वोट निकाले, यानी बैलेट पेपर यहाँ पे खोल के देख लिया जाएगा इस तरीके से, और प्रेफरेंस चेक की जाएगी। यानी कि जिस प्रेफरेंस में ए फर्स्ट पे होगा और जिस प्रेफरेंस में बी फर्स्ट पे होगा, यानी कि जिस प्रेफरेंस पे ए फर्स्ट पे होगा वो इसमें डाल दिया जाएगा, और जिस प्रेफरेंस में बी ए फर्स्ट नंबर पे होगा उसमें ये डाल दिया जाएगा, ये यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, फिर हम लोग वोट इसको बढ़ाएंगे, यानी कि उसके बाद जो विनर होगा, यानी मान लीजिए अगर इसके 21 आ गए और इसके 20 ही रहे तो क्या होगा, ये आपका विनर यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना, लेकिन मैंने कोशिश की समझाने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो मेंबर ऑफ राज्यसभा रहते हैं, यानी किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, किस तरीके से हाउस ऑपरेट होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे थैंक यू वेरी मच।